हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठाना इसमें आपका स्वागत है। सो दिस इज अ क्लास फॉर 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज एंड दिस इज लेक्चर नंबर 65। ठीक है, इसके अंदर हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर, और प्रीलिम्स 2025 के अंदर हाईली चांस है कि वो टॉपिक्स हमसे पूछे जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्रीलिम्स 2025 के अंदर ये जो है दैट इज लेक्चर नंबर 65। लेक्चर नंबर 65 अभी हो रहा है और 2 घंटे बाद इसके ऊपर एमसीक्यूज आपको हम देंगे। एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने होंगे, तो ध्यान से इस लेक्चर को देखिएगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से इस लेक्चर को देखो, दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। और प्रीलिम्स 2025 के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स इसके अंदर से आने वाले हैं, तो आपको ये समझना है कि करंट अफेयर्स की सारी टेंशन हटाकर आपको इसके ऊपर फोकस करना है। और इंपॉर्टेंट चीज बताएं कि भाई साहब नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है, फॉर्म भरने चालू हो चुके हैं, अब तो पढ़ लो। अब तो पूरा सजग होके कॉन्शियस होके पढ़ाई कर लो। ठीक है, इसके अलावा आपको फिर समय नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर समय मिलेगा 1.5 साल का मिलेगा फिर सीधे ही। ठीक है, तो सभी बच्चे फोकस होकर यहाँ पे करें। अच्छा, एक हम बैच लॉन्च कर रहे हैं 15 जून 2025। ठीक है, दो स्टूडेंट्स जिनको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या ले। ठीक है, अभी तक हमको पता नहीं कि इस साल ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या ले भाई, दिमाग के अंदर समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अपन ने पढ़ा तो सब्जेक्ट है बट अपन को कॉन्फिडेंस नहीं है, और पढ़ा भी आजाद सा है भाई, थोड़ा भी नहीं पढ़ा है। 10% 20% पढ़ने से तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तो आपको मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ, आप फिलोसफी ऑप्शन लिख दीजिएगा। ठीक है, मैं गारंटी लेता हूँ फिलोसफी में पूरा आपको करवा दूंगा। राइट, 15 जून से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है और दिस बैच इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके अंदर दो क्लासेस होंगी, एक तो 7 से 9 बजे एएम पर और 7 से 9 बजे पीएम पर। ठीक है, और यहाँ पर हम पूरा कोर्स का सिलेबस कवर करेंगे, धीरे 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 इसको पूरी फिलोसफी सब्जेक्ट को हम समझेंगे, पर इसके साथ साथ आंसर राइटिंग भी करेंगे। ऐसा नहीं कि पहले कोर्स पूरा करा दे फिर आंसर राइटिंग, नहीं। आंसर राइटिंग, स्पेशल आंसर राइटिंग प्रोग्राम है जिसके अंदर डेली आंसर राइटिंग मैं आपको करवाऊंगा। वीकली टेस्ट में आपको करवाऊंगा। यहाँ पर डेली आंसर राइटिंग का मतलब यह है कि जिसके अंदर आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भाई आंसर कैसे लिखते हैं। ठीक है, आंसर आपके लिए गेम बना के रख देंगे हम। ठीक है, फिर वीकली टेस्ट विल बी देयर और फिर ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज विल बी देयर। फिर इसके बाद ग्रुप डिस्कशन होगा, हर टॉपिक के ऊपर ग्रुप डिस्कशन भी होगा। तो दिस इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अर्ली बर्ड ऑफर यहाँ पर अभी चल रहा है। ठीक है, अभी 30% ऑफ आपको मिल रहा है। अगर आप जनवरी 31 जनवरी से पहले करते हैं तो आपको यहाँ पे 30% ऑफ विल बी प्रोवाइडेड। चलिए, लेट्स अंडरस्टैंड अवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है ये अपन इसके अंदर समझते हैं। पहले इस ड्यूटी का मतलब क्या है ये समझो। ड्यूटी का मतलब ये है कि मान लीजिए यूएसए से कोई प्रोडक्ट आ रहा है भारत के अंदर, यूएसए से प्रोडक्ट है, उसका प्राइस जो है वो 100 रुपीज है, 100 रुपया का प्रोडक्ट है। ठीक है, वो भारत के अंदर आ रहा है तो भारत उसके ऊपर कुछ इंपोर्ट ड्यूटी लगा देता है। मान लो कि 70 रुपीज की इंपोर्ट ड्यूटी लगा ली तो वो 170 रुपीज का बन जाता है। दिस इज नोन एज ड्यूटी। अब ये ड्यूटी स्ट्रक्चर इन्वर्टेड कब होता है ये अपन इसके अंदर समझते हैं। अच्छा, न्यूज में क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अभी कहा है कि सर्टेन शेयर सर्टेन आइटम्स टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टू एड्रेस इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो अंडरस्टैंड करते हैं। मान लीजिए एक, ऐसे समझो एक चॉकलेट है। चॉकलेट को बनाने के लिए शुगर यूज होती है, तो शुगर इज ए रॉ मटेरियल फॉर द चॉकलेट। शुगर जो है रॉ मटेरियल है चॉकलेट बनाने के लिए। ठीक है, एक इंडिया के अंदर एक चॉकलेट बनानी है हमें, पर इंडिया के अंदर चॉकलेट जो बनानी है उसकी शुगर भी हमको बाहर से लेनी है। ठीक है, शुगर उसको उसको हम बाहर से लेंगे। शुगर शुगर का प्राइस मान लो 10 रुपीज है। बाहर यूएसए के अंदर 10 रुपीज है शुगर का प्राइस। ठीक है भाई, और यहाँ पर चॉकलेट का प्राइस जो है मान लीजिए 15 रुपीज चॉकलेट का प्राइस। समझ में आ रहा है? तो ये शुगर लेकर हम चॉकलेट बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब शुगर लेकर हम चॉकलेट बनाने जा रहे हैं, पर यहाँ पर शुगर के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी है वो 70% है। मान 70% है शुगर के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी। ठीक है, 70% का मतलब शुगर हमको पड़ जाएगी 17 रुपीज की। समझ में आ रहा है? और फिर हम इससे चॉकलेट बनाएंगे, चॉकलेट पे मान लो 5 रुपीज और 22 रुपए का हमारा चॉकलेट बनेगा। वहीं चॉकलेट अगर हम डायरेक्टली खरीदते हैं अमेरिका से, तो उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मान लो 20% है। ठीक है, मतलब ये चॉकलेट हमारी कंट्री के अंदर अगर आएगी तो ये कितने की हो जाएगी, 18 रुपीज की हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहां पर देखो, कोई इंडिया का मैन्युफैक्चरर है, वो बाहर से शुगर लेकर रॉ मटेरियल लेकर अगर चॉकलेट बनाता है तो उसको 22 रुपए की पड़ती है, और वो बाहर से अगर डायरेक्टली चॉकलेट खरीद लेता है तो 18 रुपए की पड़ रही है। तो इट्स बेटर कि वो बाहर से डायरेक्टली चॉकलेट खरीद ले। क्यों हम जबरदस्ती चॉकलेट बनाए और 22 रुपए? अच्छा, ये हो क्यों रहा है? ये हो इसलिए रहा है बिकॉज रॉ मटेरियल जो है उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा लगा रखी है हमने, एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू फिनिश गुड। फिनिश गुड के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी हमने कम लगा रखी है। तो वेन एवर दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इज देयर कि बाहर से जब रॉ मटेरियल हम
एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर ड्यूटी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू अगर बाहर से हम फिनिश गुड इंपोर्ट करते हैं तो। इन दिस केस यहाँ पर देखो 18 रुपीज का चॉकलेट हमको पड़ रहा है, जबकि हम यहाँ पर अगर चॉकलेट बना रहे हैं तो हमको 22 रुपए का पड़ रहा है, बिकॉज ये जो शुगर यूज कर रहे हैं हम, इसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी इज वेरी हाई। तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जहां पर इंपोर्ट ड्यूटी ऑन द रॉ मटेरियल इज हायर देन द इंपोर्ट ड्यूटी ऑन द फिनिश गुड, देन इट इज नोन एज इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। फिर इसको हम इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन भाई, सब बच्चों को क्लियर है। तो यहाँ पे ये मैन्युफैक्चरर बोलेगा भैया हमको हमने कोई पागल हो गया हम, ठीक है, हम हमारा कोई दिमाग पागल हो गया है, ठीक है, जो हम यहाँ पर चॉकलेट बनाएंगे हम तो बाहर से ही इंपोर्ट कर लेंगे ना। समझ में आया ना? ठीक है, तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? रेफर्स टू ए सिचुएशन वेयर द इंपोर्ट ड्यूटी ऑन द फिनिश गुड इज लोअर देन द इंपोर्ट ड्यूटी ऑन देयर रॉ मटेरियल और द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। फिनिश गुड की इंपोर्ट ड्यूटी जो है दैट इज व्हाट, दैट इज लोअर। ठीक है, जैसे हमने देखा था हमारे केस के अंदर 20% और रॉ मटेरियल का 70% हमने देखा, तो रॉ मटेरियल तो महंगा हो गया। तो रॉ मटेरियल से अगर हम फिनिश गुड बना रहे हैं भारत के अंदर तो दैट इज मोस्ट कॉस्टलियर देन हम इंपोर्ट कर ले रहे हैं यूएसए से गुड। दिस क्रिएटेड कॉस्ट डिसएडवांटेज ऑफ फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हु रिलाइज ऑन द इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स एज दे एंड अप पेइंग हायर ड्यूटीज कंपेयर टू द फिनिश गुड इंपोर्टेड डायरेक्टली। तो डायरेक्टली फिनिश गुड ही इंपोर्ट करेंगे तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? नेगेटिव फॉर द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। डोमेस्टिक इंडस्ट्री वाला बोलेगा भैया हमें पागल कुत्ते ने तो काटा नहीं है कि हम क्या करेंगे, हम वहां से फिनिश गुड लेंगे जिसके ऊपर हाई इंपोर्ट ड्यूटी है और फिर हम फिनिश गुड, है ना, इंटरमीडिएट गुड लेंगे जिसके ऊपर हाई इंपोर्ट ड्यूटी है और फिर हम फिनिश गुड बनाएंगे, जो कि उसकी फिनिश गुड को अगर हम वहां पे बने हुए फिनिश गुड को खरीदते हैं डायरेक्टली तो वो हमको सस्ता पड़ जा रहा है। ठीक है, इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर द लोकल मैन्युफैक्चरर, डिस्करेज डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन एंड रिड्यूसेस कॉम्पिटिटिवनेस, एनकरेजेस इंपोर्ट, इंपोर्ट ही कर लेंगे इससे बढ़िया पूरी चॉकलेट को। फिनिश गुड बिकम चीपर टू द इंपोर्ट देन मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिकली, रेवेन्यू लॉस टू द गवर्नमेंट, इंपोर्ट फिनिश गुड रेदर देन रॉ मटेरियल्स। ठीक है, रॉ मटेरियल की जगह हम क्या करेंगे, फिनिश गुड को ले लेंगे, अफेक्ट द कंट्रीज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर खराब हो जाएगा। ठीक है, समझे? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बहुत ही आसान भाषा के अंदर मैंने आपको बता दिया। राइट, अब चलो नेक्स्ट इज ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्यूटी ड्रॉबैक क्या है ये अपन इसके अंदर पढ़ते हैं। ड्यूटी ड्रॉबैक इज ए रिफंड ऑफ कस्टम ड्यूटी, सेंटर एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स पेड टू ऑन द इंपोर्टेड गुड्स और द मटेरियल दैट आर लेटर एक्सपोर्टेड एज द फिनिश गुड। ये भी बड़ा काम की चीज है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने क्या करा, हमने यहाँ पर एक जैसे एग्जाम्पल लेते हैं शुगर का। शुगर हमने खरीदी, शुगर खरीदी किसने? मान लो इंडिया के मैन्युफैक्चरर। शुगर के ऊपर मान लो फॉर एग्जांपल 30% ड्यूटी थी, मतलब 10 रुपए की शुगर थी, उसके ऊपर 30% ड्यूटी है। तो भारत के मैन्युफैक्चरर ने जब शुगर खरीदी तो 13 रुपीज़ की खरीदी। ठीक है, और इससे फिर अब भारत ने 3 रुपीज़ का टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को दे दिया इंपोर्ट ड्यूटी के फॉर्म में। लो भाई, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने भी ले लिया, मजा आ गया गवर्नमेंट को। अब इसने क्या करा, भाई ने चॉकलेट बना दी, चॉकलेट बना दी 20 रुपीज़। अब जब ये चॉकलेट को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, एक्सपोर्ट कर रहा है इस चॉकलेट को, अगर ये एक्सपोर्ट करता है 20 रुपीज की चॉकलेट को, तो गवर्नमेंट इसको वापस से रिम्बर्स कर देगी, 3 रुपए की वापस से ड्यूटी रिम्बर्स कर देगी। गवर्नमेंट कहेगी कि भाई देखो ये हम इसलिए कर रहे हैं जिससे कि एक्सपोर्ट बढ़े। समझे क्या हुआ है? ये जो पर्सन था इसने 3 रुपए दिया था इसके ऊपर, शुगर के ऊपर, शुगर से इसे चॉकलेट बनाकर फिर उसको एक्सपोर्ट कर दिया। तो एक्सपोर्ट कर दिया, तो एक्सपोर्ट के लिए अगर ये इस तरह से बाहर से रॉ मटेरियल ले रहा है, एक्सपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट के लिए अगर रॉ मटेरियल ले रहा है, क्यों एक्सपोर्ट के लिए लेगा, रॉ मटेरियल लेगा उसको फिनिश गुड में बना के फिर एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उसके ऊपर रॉ मटेरियल के ऊपर जो ड्यूटी है ना दैट विल बी ड्रॉबैक, ड्यूटी ड्रॉबैक बोलते हैं उसको, ड्यूटी ड्रॉबैक। वो रिफंड वापस मिल जाएगा, 3 रुपए का रिफंड गवर्नमेंट दे देगी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो इज ए रिफंड ऑफ द कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी का रिफंड है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड द सर्विस टैक्स पेड ऑन द इंपोर्टेड गुड और द मटेरियल दैट आर लेटर एक्सपोर्टेड एज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है, दिस मैकेनिज्म इज डिजाइंड टू एनकरेज एक्सपोर्ट, जिससे कि एक्सपोर्ट बढ़े। ठीक है, बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट बर्डन ऑन द मैन्युफैक्चरर्स एंड द एक्सपोर्टर्स। ठीक है, तो देखो इंपोर्टर ने इंपोर्ट करा रॉ मटेरियल कंपोनेंट्स और इंटरमीडिएट गुड्स एंड पे एप्लीकेबल ड्यूटीज। मान लो 10 रुपए की ड्यूटी दे दी अपने केस के अंदर, जैसे अपन ने कहा था 10 रुपए का रॉ मटेरियल लिया, 3 रुपए की ड्यूटी दे दी।
यूज दिस मैन्युफैक्चर ने इस इंपोर्टेड इनपुट को यूज करा और फिनिश गुड के अंदर प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, अब फिनिश गुड के बाद फिर एक्सपोर्टर जब इस फिनिश गुड को एक्सपोर्ट कर रहा है तो वो ड्यूटी ड्रॉबैक उसको 3 रुपए मिल जा रहे हैं। ठीक है, क्लेम्स ए ड्यूटी ड्रॉबैक रिफंड फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर द ड्यूटीज पेड ऑन द इम्पोर्टेड इनपुट, की इम्पोर्टेड इनपुट इनपुट्स के ऊपर पहले से जो ड्यूटी दे रखी है हमने वो 3 रुपए हमको दो। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो देखो, एज इंडियन मैन्युफैक्चर इंपोर्ट स्टील एंड पेज 10% कस्टम ड्यूटी। ठीक है, मान लो 100 रुपए का स्टील लिया और 10 रुपए की कस्टम ड्यूटी पे करी। द स्टील इज यूज टू मैन्युफैक्चर ऑटोमोबाइल पार्ट्स। ठीक है, कार वार बना दी उसकी, विच आर लेटर एक्सपोर्टेड, और उस कार को एक्सपोर्ट कर दिया। तो एक्सपोर्टर कैन क्लेम कि वो 10 रुपए हमको वापस दो। दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज ड्यूटी ड्रॉबैक। उसको बोलते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको क्लियर है। अब नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स क्या है ये अपन इसके अंदर समझते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो है वो आरबीआई रिलीज करता है। सबसे पहले ये वर्ड को समझो, इंक्लूजन का, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ये है कि मान लीजिए एक गांव है, गांव के अंदर कहीं दूर दूर तक बैंक नहीं है, तो मतलब इसका मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन यहाँ पे कमजोर है। यहाँ पे मान लीजिए 3 बैंक है, तो मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत अच्छा है। अच्छा, समझ गए, फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब बैंकिंग सर्विस होना, है ना। एक जगह पे बैंकिंग सर्विस होना तो वहाँ का फाइनेंशियल इंक्लूजन इज वेरी गुड। अच्छा, मान लीजिए यहाँ तो बैंक तो है, पर इस आदमी को पता नहीं है कि बैंक कैसे जाते हैं, बैंक में से पैसा कैसे निकलवाते हैं, बैंक में कैसे डिपॉजिट कराते हैं, अकाउंट कैसे खुलवाते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी इज वेरी लो। इसको डर भी लग रहा है बैंक में जाने, इसको लग रहा है यार पता नहीं बैंक वाले मेरे साथ क्या करेंगे। ठीक है, अजीब अजीब से लोग वहाँ बैठे। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन यहाँ पर भी बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इज लो। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर बैंकिंग सर्विसेज और ये सब तो आती है, इसके साथ साथ फाइनेंशियल लिटरेसी भी आती है। समझ में आ रहा है। तो आरबीआई ये बताने के लिए कि भारत के अंदर कितना फाइनेंशियल इंक्लूजन है, राइट, कितना एक्सटेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, इसके लिए आरबीआई क्या करता है, आरबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स निकालता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ पर सबको समझ में आ रहा है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स निकाला जाता है जिसके अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन यहाँ पर कैलकुलेट करा जाता है आरबीआई के द्वारा। ठीक है भाई, आई होप दिस इज क्लियर। तो इट इज रिलीज बाय द आरबीआई टू कैप्चर द एक्सटेंट ऑफ द फाइनेंशियल इंक्लूजन अक्रॉस इंडिया बाय कवरिंग डिटेल ऑफ बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरिंग, इंश्योरेंस, पोस्टल एज वेल एज पेंशन सेक्टर, इन सबको देखता है, राइट। बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, पोस्टल और इन सब चीजों को यहाँ पर देखता है, और आरबीआई यहाँ पर बताता है कि कितना फाइनेंशियल इंक्लूजन है भारत के अंदर, कितने लोगों तक ये सर्विस पहुंच रही है, कितने लोग ये सर्विस को यूज कर रहे हैं। ठीक है, डेवलप बाय आरबीआई इन 2021 विदाउट एनी बेस ईयर एंड इज पब्लिश्ड इन द जुलाई एवरी ईयर। हर साल जुलाई के अंदर ये पब्लिश किया जाता है। ठीक है, कोई बेस ईयर इसका नहीं है। ठीक है, हर साल जुलाई। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर 0 से 100 वैल्यू होती है। 100 मतलब कि भाई साहब पूरा पूरा फाइनेंशियल इंक्लूजन है, मस्त वाला फाइनेंशियल इंक्लूजन है देश के अंदर। और 0 का मतलब कुछ फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है। भारत की अभी रैंकिंग जो आई है, इसके अंदर रैंकिंग जो निकाली गई है भारत की, वो आई है 64.2, ये नंबर आया हमको। मतलब 64.2 मतलब कि हम, हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन 64.2 है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इस बार मार्च के अंदर ये निकाला गया है। ठीक है, और पिछले साल जो था मार्च में वो 60 था, 60 पॉइंट समथिंग। तो 60 से हम 64.2 पर आए, मतलब हमारे यहाँ पे देश के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन ज्यादा बढ़ा है। तो इट वाज डेवलप्ड बाय द आरबीआई इन 2021 विदाउट एनी बेस ईयर एंड इज पब्लिश इन द जुलाई एवरी ईयर। हर साल जुलाई के अंदर ये पब्लिश किया जाता है। इट कैप्चर्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन ए सिंगल वैल्यू रेंजिंग बिटवीन द 0 and 100, वेयर 0 रिप्रेजेंट कंप्लीट फाइनेंशियल एक्सक्लूजन, जिसका मतलब फाइनेंशियल एक्सक्लूजन होगा कि भाई यहाँ पर बैंक नाम की, बैंक सर्विसेज नाम की कोई चीज नहीं है। एंड 100 इंडिकेट्स फुल फाइनेंशियल इंक्लूजन, और 100 का मतलब फुल फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। इसके जो ब्रॉड पैरामीटर है वो होगा एक्सेस, यूजेज एंड क्वालिटी, जिसके अंदर यूजेज जो है उसको 45% इसके अंदर वेटेज दिया गया है, एक्सेस को 35% दिया और क्वालिटी को 20% दिया। ठीक है, विद ईच ऑफ दिस कंसिस्टिंग ऑफ वेरियस डायमेंशन विच आर कंप्यूटेड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ इंडिकेटर्स। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड दैट फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स अभी 64.2 है। ठीक है, मार्च 2024 में, जो कि मार्च 2023 में 60.1 था। तो हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, इंक्रीज हुआ है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। चलो, नेक्स्ट इज अर्थ मेंटल। आपने सुना होगा क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये 3 लेयर्स होती हैं किसकी, अर्थ की। ठीक है, तो इसमें हम मेंटल के बारे में भी बात कर रहे हैं। मेंटल के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली साइंटिस्ट ऑन द यूएस वेसल
जॉइडिस रेजोल्यूशन, ये वेसल का नाम है, हैव ड्रिल्ड अराउंड 1.2 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर्स मीटर्स बिलो द अटलांटिक मासिव। अटलांटिक मासिव के नीचे हम देखेंगे तो और ज्यादा उन्होंने एक तरह से ड्रिलिंग करी है। देखो अर्थ के अंदर क्या है अंदर, ये हमको पता नहीं चलता है, ठीक है, ये हम बाहर से अनुमान लगाते हैं उसके, अर्थ की वेव्स और पी वेव्स, एस वेव्स, एल वेव्स आपने समझा होगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम अनुमान लगाते हैं, ठीक है। अब अर्थ के अंदर क्या है हमें नहीं पता, वी डोंट नो अबाउट दैट। अर्थ के अंदर क्योंकि ड्रिलिंग ऐसे नहीं कि अपन ने अर्थ के अंदर एक सुई घुसा के, ड्रिल घुसा के पूरा ड्रिल कर दिया है, नहीं, बहुत कम ड्रिल करा है। अभी थोड़ा सा और ज्यादा ड्रिल करा है मेंटल को, दैट्स व्हाई इट इज इन द न्यूज, अर्थ का मेंटल न्यूज के अंदर आई, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक समझ में आ रहा है। तो अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर जो होती है ना बच्चों, वो होती है क्रस्ट, क्रस्ट, ठीक है। उसके बाद जो लेयर होती है दैट इज नोन एज, क्रस्ट के बाद जो लेयर आएगी दैट इज मेंटल, मेंटल, और लास्ट की जो लेयर होती है दैट इज नोन एज कोर। तो मेंटल क्रस्ट ये है, ये पूरा क्रस्ट है, ठीक है। इसके नीचे मेंटल आ जाता है क्रस्ट खत्म होते ही, और मेंटल जब खत्म होता है तो उसके नीचे कोर आ जाता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक समझ में आ रहा है। तो जैसे ही आप देखेंगे कि आपका जो क्रस्ट खत्म होगा, ठीक है, उसके बाद मेंटल स्टार्ट होगा, और मेंटल जो होता है, मेंटल जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्रस्ट खत्म हुआ तो यहाँ से मेंटल स्टार्ट हुआ, और मेंटल जो होगा कम से कम, ठीक है, इसके अंदर 2900 किलोमीटर तक मेंटल जाता है, फिर उसके बाद कोर स्टार्ट हो जाता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, 2900 किलोमीटर तक जाता है क्रस्ट के बाद वाला जो एरिया, ये क्रस्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद जो मेंटल होता है वो 2900 किलोमीटर तक रहता है, फिर कोर आता है, राइट। तो आप यहाँ पर देखो, मेंटल विच एक्सटेंड ऑफ द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट, क्रस्ट के बिलो 2900 किलोमीटर में अपन चल जाए तो हमको क्या मिलेगा, हमको मेंटल मिलेगा। जैसे ये जो पोर्शन है, ठीक है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज मेंटल। ये देखो ये जो पोर्शन है दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज मेंटल, और ये जो पोर्शन है वो 2900 किलोमीटर तक होता है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो क्रस्ट है, क्रस्ट खत्म हुआ, क्रस्ट के बाद फिर मेंटल स्टार्ट हुआ, और मेंटल जो होगा 2900 किलोमीटर तक मेंटल चलेगा, ठीक है। अब मेंटल भी ऊपर वाला जो 700 किलोमीटर तक का मेंटल होता है ना, 700, ठीक है, ये वाला जो 700 किलोमीटर तक का है, ठीक है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज अपर मेंटल, उसको अपर मेंटल बोलते हैं। और उसके नीचे वाला जो है दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज लोअर मेंटल, मतलब 700 से लेकर 2900 किलोमीटर तक जो होगा दैट इज नोन एज लोअर मेंटल, ठीक है। और अपर मेंटल का भी जो अपर पार्ट होता है, ठीक है, जिसके अंदर लावा होता है, जो लावा फॉर्म के अंदर होता है, ठीक है, दैट इज नोन एज एस्थनोस्फेयर, ठीक है, एस्थनोस्फेयर है, जो कि एक तरह से क्या है, सेमी सेमी लिक्विड के अंदर है, राइट, जो कि 400 किलोमीटर तक होता है, राइट, दैट इज नोन एज एस्थनोस्फेयर। ये वाला जो पार्ट है यहाँ तक है ना, ये जो पार्ट है एस्थनोस्फेयर, ठीक है, ये एस्थनोस्फेयर कहलाता है, राइट। तो अर्थ के अंदर क्या है, अर्थ के अंदर एक देखो इस तरह से आप समझो, अर्थ के अंदर 3 लेयर है। ये वाली जो लेयर है दैट इज क्रस्ट, ठीक है, क्रस्ट के बाद फिर मेंटल स्टार्ट हो जाता है 290, फिर मेंटल के बाद फिर कोर, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, मेंटल के बाद यहाँ से कोर स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो है दैट इज व्हाट, दैट इज क्रस्ट, और ये है फिर मेंटल। आई होप दिस इज क्लियर। और मेंटल जो होता है वो क्रस्ट जहां से खत्म होता है, मान लो यहाँ पर क्रस्ट खत्म हो गया तो उससे आगे 2900 किलोमीटर तक चलेंगे तो अपन को मेंटल मिलेगा, दिस इज नोन एज मेंटल, ठीक है भाई, ये समझ में आ रहा है। और मेंटल का जो ऊपर वाला भाग होता है 400 किलोमीटर तक, ठीक है, दैट इज नोन एज एस्थनोस्फेयर, एस्थनोस्फेयर। और मेंटल का ये 700 किलोमीटर तक का जो भाग होता है दैट इज नोन एज अपर मेंटल, और ये जो होता है दैट इज नोन एज 700 से लेकर 2900 किलोमीटर तक दैट इज नोन एज लोअर मेंटल, ठीक है। तो अपर मेंटल लोअर मेंटल समझ में आ रहा है, 700 किलोमीटर तक तो अपर मेंटल होता है, 700 से 2900 किलोमीटर तक लोअर मेंटल होता है, ठीक है। तो अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड द एस्थनोस्फेयर, ठीक है। द वर्ड एस्थनोस्फेयर मींस वीक, इट इज कंसिडर्ड टू बी एक्सटेंडेड अप टू 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर तक होता है। इट इज सोर्स ऑफ द मेन सोर्स ऑफ मैग्मा, मेन सोर्स ऑफ मैग्मा इसके अंदर इसको माना जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। तो दिस इज अबाउट द मेंटल, मेंटल के बारे में आपको सब कुछ मैंने इसके अंदर बता दिया, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। अभी 2 घंटे बाद आपका एक क्लास होगा, ठीक है, जिसके अंदर आपको क्या करना है, जिसके अंदर आपको इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।